हेलो एवरीवन। स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास टीचिंग बाय अखिलेश सर में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया था और उसकी कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं। ठीक है? तो आज ये हम अगली क्लास लेकर के आए हुए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, आप लोग सबसे पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर जा कर के देखें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक की क्लासें हैं। अगर आप उन बेसिक की क्लासों को देखते हैं, तो ये मानिए कि आप लोगों को केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक पूरा बेसिक खत्म कर चुके हैं, यानी क्लास 10th के लिए जितना बेसिक पर्याप्त है वो बेसिक पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्वेशन पढ़ना है हमें कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को पता कैसे करें। तो 5 तरीके मैंने बताए थे, यानी 5 तरीकों को एक्सप्लेन करके बताया है कि केमिकल रिएक्शन को लैब में अगर हम जाते हैं तो टेस्टिंग के दौरान कैसे पता कर सकते हैं। जैसे 5 तरीके मैंने क्या बताए थे? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। तो ये 5 तरीकों से हम पता कर लेते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। क्लियर हो गया? तो अब हम आगे की क्लास पढ़ने वाले हैं और आगे का टॉपिक बारी-बारी से हम लोग पूरी ये चैप्टर और पूरा धीरे-धीरे सिलेबस अपना केमिस्ट्री का खत्म करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो, हमें ये तो हम पढ़ चुके थे बेटा। क्या पढ़ चुके थे? ये हम पढ़ चुके थे और हमने इसमें पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में मैंने बता ही चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी क्या कहने का मतलब है कि जो केमिकल चेंज, किसी रिएक्शन में जब केमिकल चेंज होता है तब वो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। और अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे बताया मैंने कि अगर पानी से बर्फ बना लें या पानी से भाप बना ले, तो भाप को जब ठंडा करेंगे तो फिर से वो पानी बन जाएगी, या बर्फ को गर्म करेंगे तो फिर से वो पानी में बदल जाएगा। कुछ नया नहीं बना है। तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज होता है। तो अगर रिएक्शन में या जो जो प्रक्रिया हो रही है उस क्रिया में अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन कब होगी? केमिकल रिएक्शन तब मानी जाती है जब कोई केमिकल चेंज होता है और कुछ नया बनता है, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ना। सारी जितनी भी अच्छा, हम लोग सब कुछ देखते हैं। साइंस क्या है? साइंस क्या है कि हमारे आसपास जितना भी डेली लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ तो साइंस ही है। जैसे हम लोग वी रेस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का क्या हो जाता है? किण्वन हो जाता है, जिससे दारू बनती है बेटा, शराब बनती है। क्या बनती है? शराब बनती है। समझ में आ गया? अल्कोहल बनता है। क्लियर हो गया? दूध से दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दूध से दही बन जाता है। पेड़ों से फल मिल जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल यानी मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है। अब ये सब हमारे ही आसपास डेली लाइफ में होती है। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारी यही तो साइंस है। बस इसी को हमें ऑब्जर्व करना है, सीखना है। तो साइंस और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये हमारे पास आसपास जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हमें पढ़ना होता है। यही तो हमारी साइंस है। और साइंस इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग, हमें सीखना होता है, पढ़ना नहीं होता है, हमें सीखना है इन चीजों को। क्लियर हो गया? तो देखो, जैसे फूड गेट डाइजेस्टेड यानी इन आवर बॉडी, यानी फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा आयरन में जंग लग जाती है, लोहे में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो लोहे में जंग लगना क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों? जैसे हमारे पास ये एफी है, एफी को अब हमने क्या किया? मॉइस्ट एयर ले ली। क्या ले ली? मॉइस्ट एयर। ये हमारे पास है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट एयर का मतलब नमी वाली हवा। अब ये क्या करेगा? ये Fe2O3 Fe2O3 इंटू XH2O ये बनता है। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है? ये रस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में।
इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या हो जाती है, मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में हमारा क्या आयरन में जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। बस यही तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। एक्स क्यों लिया है? क्योंकि हमें जो पानी लिया है ना, वहाँ जो मॉइस्ट होगी यानी जो नमी होगी उसमें पता नहीं कितने मोल हैं H2O के, इसलिए वहां पर हमने एक्स लगा दिया है। नंबर ऑफ एक्स क्या है? नंबर ऑफ H2O। अब क्या है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी, केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे बेटा ध्यान से सुनो, जैसे हमारी वॉइस होती है जिन्हें हम आवाज कहते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए बी सी डी, का खा गा घा अंगा, ये क्या है? आवाजें हैं। इन आवाजों को लिखने के कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, यानी प्रतीक दिए गए हैं। अब जैसे हमने कहा काम, क्या कहा? काम। तो काम को हम कैसे लिखेंगे? बड़ा का और छोटा मा, काम हो गया। मैंने लिखा कमल, तो कमल लिखने के लिए हम का माला कमल, समझ में आ गया? अगर इसी को हम काम को अगर हम उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में कैसे लिखेंगे? ये काम हो गया। कमल लिखना चाहें उर्दू में तो ये कमल हो गया। तो अलग अलग भाषा में, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कमल हो गया, ये कमल हो गया। काम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? काम हो गया। तो ये लिखने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किन किन चीजों को किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ए बी सी डी से हम क्या करते हैं? ए से आ होता है, क्या होता है? ए से आ होता है कि नहीं होता है? ए डबल ए से, छोटा ए आ से होता है। तो ये आवाजें हैं, क्या है? आवाज है हमारी। अब आवाज को लिखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। ऐसे ही बेटा इस केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, रस्ट जंग लग रही है, हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। पेड़ क्या बना रहे हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। क्लियर हो गया? हो तो रही है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट तो हो रही है, लेकिन इनको अब लिखेंगे कैसे? तो लिखते कैसे हैं? जैसे अब कार्बन वाटर है तो वाटर का फार्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। क्यों? क्योंकि कार्बन को हम C से लिखते हैं। तो कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, उन 18 एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, जिनसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और उन्हीं सिंबल्स से मिल करके या उन्हीं एलिमेंट्स से मिल करके मॉलिक्यूल्स हम तैयार करते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स को मिला करके जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उन्हीं को थ्रू को एक केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम उस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन का यूज करके केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, याद रखना बेटा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसा तरीका जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, सिंबल का यूज करके, सिंबल्स एंड फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस, पदार्थों के इन इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से? सिंबल्स की और फॉर्मूले की। किसके सिंबल? सब्सटेंस के, जो पदार्थ इन्वॉल्व है उस केमिकल रिएक्शन में, जो पदार्थ उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके सिंबल्स को यूज करके या फॉर्मूले के यूज करके जो हम रिएक्शन कंप्लीट करते हैं उस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अगर फॉर, यही तो केमिकल इक्वेशन है। अभी हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लिया, किसका एग्जांपल लिया? रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लिया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हमने इन सिंबल्स और फॉर्मूले से क्या किया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यही हमारी क्या होगा? यही केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर फॉर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी। तो यानी मैग्नीशियम को बेटा याद रखना, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो अब हमें इसको क्या करना है? बर्न करना है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है?
व्हाइट पाउडर। क्या बनेगा? व्हाइट पाउडर बनेगा। तो बस रिप्रेजेंट कर दिया। इस केमिकल रिएक्शन को हमने कुछ प्रतीकों यानी सिंबल्स और फॉर्मूले से क्या किया है? रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। इसको जल्दी से आप लोग नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये लिखा हुआ है, ये भी देख लेना कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी बताया है कि क्या प्रतीकों और फॉर्मूले के से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को हवा में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब यहाँ देखो, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट। अच्छा, ये सारी चीजें जैसे चेंज इन स्टेट, अभी मैं इसके जो जस्ट पीछे वाला लेक्चर है आप लोगों को दो पार्ट में बनाया गया है, उन दोनों पार्टों में देखना है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। एक और है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन। यानी पहला क्या है? चेंज इन स्टेट, पहला है चेंज इन, दूसरा क्या है? चेंज इन कलर, ये तीसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर चेंज इन टेम्परेचर चौथा है, और पांचवा ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। इन 5 तरीकों से हम एक केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये पांचों तरीके बेटा पिछली क्लास में मैंने जो 2 लेक्चर हैं वो आप 2 क्लासें जरूर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। फिर कह रहा है फिजिकल स्टेट of the reactant and product are mentioned to make chemical reaction more informative। यानी अगर हमें केमिकल रिएक्शन को, याद रखना, किसी केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होता है। क्या होता है? फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम, बेटा ध्यान रखना, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, याद रखना। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लें हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो यहाँ से हमारा बन के आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब याद रखना, जो ये मैग्नीशियम रिबन होगा ये सॉलिड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। ये गैसियस स्टेट में होगा। और सॉरी, ये जो व्हाइट पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये क्या बनेगा? व्हाइट पाउडर बनेगा। किसका है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो व्हाइट पाउडर बन रहा है ये कैसा होगा? ये भी सॉलिड होगा। तो जो हमने ये फिजिकल स्टेट है दिखाई है, इससे ये रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो इसके हम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे स्मॉल एस से हमारा क्या होगा? सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? सॉलिड को। स्मॉल एल से हम लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर हम स्मॉल जी से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? गैस से। और भी आते हैं, जैसे ए क्यू हो गया बेटा। तो ए क्यू कैसा होता है? ये तो हमारा ठोस होता है, ठोस को, अगर ठोस है तो, अगर लिक्विड है तो द्रव हो गया। इसके बाद गैस हो गया, गैस हो गया। फिर एक्वस, ए क्यू, ए क्यू का मतलब है एक्वस। कहीं ए क्यू लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है? एक्वस यानी जली होता है। क्या होता है? उसका मतलब जली होता है, जल में घुला हुआ। क्लियर हो गया? और एनहाइड्रस, ए एन एच वाई, अगर ये लिखा मिल जाए एनहाइड्रस तो इसको हम निर्जली कहते हैं। एक मिनट, एनहाइड्रस, इसको क्या कहते हैं? निर्जल, निर्जल कहते हैं। क्लियर हो गया? एनहाइड्रस के बाद अगर हम कहें
तो आपको एक और मिलेगा CONC या केवल CON लिखा मिलेगा। तो इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड। क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड। इसको हम पढ़ते हैं सांद्र। क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड यानी सांद्र हो जाएगा। इसके बाद अगर हम DIL लिखा मिल जाए तो इसको हम पढ़ते हैं डाइल्यूटेड। क्या पढ़ते हैं? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड यानी तनु। तो ये अगर हम ये सारी जानकारी अपनी इक्वेशन में देते हैं तो इसका मतलब है वो रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। क्लियर हो गया? और कुछ बचा? एक और आता है ALC। इसको हम कहते हैं एल्कोहलिक। एल्कोहलिक, ठीक है, हिंदी में कहते हैं एल्कोहली। क्या कहते हैं? एल्कोहली। अगर हमारे पास ATH है तो इसको कहते हैं एथेनॉलिक। क्या कहते हैं? एथेनॉलिक यानी एथेनॉल मिला होगा। क्या मिला होगा? एथेनॉल मिला होगा। क्या मिला होगा? एथेनॉल मिला होगा। और कुछ बचा? ठीक है, तो ये सारी हमें क्या है, ये हमें अलग से दिखाना पड़ता है। यानी अगर हम ये फिजिकल स्टेट उसकी दिखाते हैं तो फिजिकल स्टेट दिखाने से हमें क्या होती है, जो रिएक्शन है हमारी वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। क्लियर हो गया? इन सबको जल्दी से आप लोग नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ें। अब आगे देखो। अब आगे क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करना क्या सीखना है? बैलेंस करना। केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना सीखना। बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस का मतलब समझ गए? तराजू। यानी दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों तरफ बराबर। क्यों करना है बराबर? इसलिए करना है क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रखा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या पढ़ रखा है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यानी जितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी जितना रिएक्टेंट हम लेते हैं रिएक्शन के प्रारंभ में उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना है। तो ये नॉर्मल जो रिएक्शंस हैं उनमें फॉलो करता है, लेकिन जो बहुत रिएक्शंस होती हैं जैसे नाभिकीय संलयन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, तब वहाँ ये जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये फेल हो जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन में हमारा काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी हमें बैलेंस, अच्छा समझ में आ गया ना कि अगर कोई पूछ ले कि हमें बैलेंस क्यों करते हैं, तो बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है। किसको सेटिस्फाई करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है? बैलेंस करना है हमारी इक्वेशन को। तो करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका सबसे अच्छा तरीका होता है हिट एंड ट्रायल में। क्या होता है? हिट एंड ट्रायल में सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसी से हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो कह रहा है वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन दैट शो नंबर ऑफ atoms of each elements involved in the reaction remains same the reactant and product। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ reactant equals to नंबर ऑफ product, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। सॉरी, क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट
इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। क्लियर हो गया? अभिकारक अणुओं की संख्या किसके बराबर होना चाहिए? उत्पाद के संख्या के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लें, ये हमने लिया मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल इसलिए ले क्योंकि ये आसान होता है। क्या है? आसान है। आप लोगों को समझने भी आसान रहेगा और हमें समझाने में भी आसान रहेगा। MgO हो गया। क्लियर हो गया? अब अगर हम देखें, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है? इसको मिटा करके फिर समझा, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब हमें क्या करना है कि इस तरफ देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। अगर मैग्नीशियम देखें तो इसमें मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इस तरफ देखो तो मैग्नीशियम कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। क्या बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन नहीं कर रहा है, को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी मैग्नीशियम का अगर हम मास देखें तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है? ये याद होना चाहिए बेटा, मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 होगा। ठीक है? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन, अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना कि जो तुम्हारे ऑड वाले होते हैं, ऑड वाले जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका 2 टाइम करके 1 ऐड कर दो, तो आपका एटॉमिक वेट निकल आएगा। और जो इवन वाले हैं, तो इवन वालों के लिए हमें क्या करना है? इवन वाले का जस्ट 2 टाइम कर देना। क्या कर देना है? जस्ट 2 टाइम में कर देना, तो अप्रॉक्स आ जाता है। किसी किसी का तो बिल्कुल आ जाता है। ठीक है? जैसे ऑक्सीजन का है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 है, लेकिन एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 16 है तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा? 6 और 5, देखिए कितना हो गया? 5 और 6, तो 56 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का देख लो कितना हो जाएगा, ये इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है 24 और प्लस ऑक्सीजन 1 है तो इसका 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, नहीं 40, कितना हो जाएगा? 40। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? ये इक्वल नहीं है। यहाँ इस तरफ आ रहा, हमारा कितना आ रहा है? 56 आ रहा है और इस तरफ क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। इसी चीज को हमें बैलेंस करना है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए। है? ठीक है? तो ये नोट करो। अब जल्दी से हम बैलेंस कर लेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, जिसकी संख्या कम होती है, याद रखना, जिसकी इक्वेशन में संख्या कम होगी, जिस परमाणु, सबसे पहले हमें उसे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, याद रखना। यानी जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम कम होते हैं सबसे पहले उसे बैलेंस करते हैं। देखो मैग्नीशियम इस तरफ कितना है? 1 है और इस तरफ कितने हैं? 1 है। मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं? इस तरफ ऑक्सीजन 2 हैं, याद रखना। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? इस तरफ ऑक्सीजन 2 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन में कमी है। कितने ऑक्सीजन कम है? 2। तो यहाँ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं करना है कि हम यहाँ पीछे 2 लगा दें या 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके पीछे कर दें, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई हमेशा आगे से करना है। कहाँ करना है? आगे करना है। 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 2 का मल्टीप्लाई हुआ। जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी लिखा है और अगर हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 a का है और ये 2 बी का भी है, यानी 2b। समझ में आया? तो इसका मतलब है अगर हमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 mg का भी है और 2 ऑक्सीजन का भी है। इसका है 2 mg का भी है और 2 ऑक्सीजन का भी है। यानी mg अब इस तरफ कितने हो गए? 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब इस तरफ mg कितना था? 1 था। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन mg डिसबैलेंस हो गया। तो इसको हमें बैलेंस करना है, यानी इस तरफ भी mg 2 करने पड़ेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया बैलेंस। अब इस तरफ भी mg 2 हो गए, इस तरफ भी mg 2 हो गए। अब अगर हम देखें तो देखो, अब निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 है। कितने? एक मैग्नीशियम का 24 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस, ठीक है,
होता क्या है कि जैसे हमें पूरी क्लास का वेट निकालना हो, मानो एक क्लास में 10 बच्चे हैं। अब एक क्लास में 10 बच्चे हैं और पूरी क्लास का हमें वेट निकालना है। किसका? पूरी क्लास का वेट निकालना हो, कितना भार है। तो सारे बच्चों का हमें क्या करना पड़ेगा? सबका अलग-अलग वेट करना पड़ेगा। कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 40 का होगा। होगा कि नहीं होगा? सबको हम उन 10 बच्चों को जो वेट आएगा वो वेट हम ऐड कर देंगे। तो पूरी क्लास का वेट निकल आएगा कि पूरी क्लास का द्रव्यमान कितना है। समझ में आ गया? वही हम इसमें भी करते हैं। अब इसमें देखें तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो एक एटम का कितना है? 24 है। समझ में आ गया? एक एटम का कितना है? लेकिन 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 24 प्लस 24 कर दो, 24 प्लस 24 हो जाएगा। ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 24 दूनी 48 हो गया प्लस 20। अब ये कितना हो जाएगा? ये देखो, तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ 8 आ गया। तो ये कितना आ गया? 80 आ गया। अब इस तरफ का देख लो, इस तरफ का कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम यहाँ देखो, ये 2 हमारा बाहर है, बाहर लगा दिया। मैग्नीशियम का कितना है? मैग्नीशियम का 24 है प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 16 है। एक ऑक्सीजन है ना, 2 तो बाहर था तो बाहर लगा दिया 2। अब इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 40 और 40 का मल्टीप्लाई तो 80 हो जाएगा। तो अब बैलेंस हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये सब हर बार नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इतना समय लिया है। ये हर बार नहीं करना होता है, ये हमें माइंड में कैलकुलेट करना होता है और फटाफट बैलेंस करनी होती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है जल्दी से इसको नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। फिर कह रहा है हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान या अवलोकन कर सकते हैं जब हम निम्नलिखित परिवर्तन देखते हैं। देखो अभी बताया मैंने कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। क्या है? ये सब क्या है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन हो गया, एक और बन गया अवक्षेप का बनना। क्या बन जाएगा? अवक्षेप का बनना। ये भी ऐड कर लेना, ये करवाया है बेटा, ठीक है। लास्ट क्लास में देख लेना अपनी पिछली क्लास में। फिर रासायनिक अभिक्रिया को अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था भी बताई जाती है। तो भौतिक अवस्था क्या है? ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, जलीय हो गया। ये सब अभी जो मैंने ऊपर बताई है यही सब लिखी हुई है यहाँ। तो आप लोग परेशान ना होइए। यही पीपीटी ध्यान से सुन लो, ये आप लोग चाहो तो अपने हैंड रिटेन, मैं तो कहता हूँ आप लोग अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाओ। जिसको ज्यादा आलस लग रहा है, मक्कारी छा रही है, तो कोई नहीं, पीपीटी उसके लिए दे दिया जाएगा, प्रिंट कर लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। तो कोशिश करो, अभी तो स्टार्टिंग है। अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, वो हैंड रिटेन नोट्स सबसे बेहतर होते हैं। अपने हाथों से लिखे हुए जो चीज याद हो जाती है, बार बार लिखो चीजों, ठीक है। देखो कुछ इक्वेशंस हैं, तो ध्यान से देखो। ये बैलेंस करना है, इन इक्वेशंस को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है इन इक्वेशन। तो समीकरण को संतुलित करना है। हम रासायनिक समीकरण को इस प्रकार संतुलित करते हैं कि अभिक्रिया में शामिल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो? परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में समान है, इसलिए हम बैलेंस करना है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये आए आपके कुछ एग्जाम्पल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इनके सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूले बनाने हैं, और फॉर्मूले बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पिछली क्लास देखनी है। जितनी भी मैंने एक संयोजकता वाली बताई है, जितनी भी 3-4 बेसिक क्लासें हैं, उसमें लिखा है बेटा लेक्चर 2 और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप लोगों को ये चारों पार्ट देखने हैं। 4 पार्ट देख लेंगे आप लोग, इनके क्या हैं? इनके सारे के सारे फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे, और फॉर्मूले बना करके बैलेंस करना है। जैसे एक मैं बताए दे रहा हूँ, बाकी आप लोग घर से करके लाइए। सिर्फ एक बताऊंगा, ठीक है। देखो एक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा और घर से बना के लाइएगा, मार खाओगे।
इधर देखो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं। ये बेटा जरूर याद कर लेना, मैंने पहली क्लास में बताया है कि कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, किसको हम किससे लिखते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो बेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करो, अच्छे से तैयारी करो। कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं, कार्बोनेट को लिखाया था मैंने CO3 डबल माइनस, क्लियर हो गया। और ये होता है Ca डबल प्लस कैल्शियम। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मोनो एटॉमिक आयन है, क्या है, मोनो एटॉमिक आयन है, तो उसे हम एज इट इज सेम टू सेम नाम से लिखते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव आयन होता, नेगेटिव मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं बेटा, नेगेटिव और मोनो एटॉमिक है, एक परमाणु है, तो उसके नाम के आगे आइड जोड़ देते हैं। नाम के आगे क्या जोड़ देते हैं, आइड, जैसे O डबल माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। F माइनस तो फ्लोराइड, फ्लोराइड। Cl माइनस क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। S डबल माइनस सल्फाइड, क्या हो जाएगा, सल्फाइड। क्या जोड़ देते हैं, सफिक्स में, नाम के अंत में आइड जोड़ते हैं। और अगर धनायन है, पॉजिटिव आयन है, जैसे Na प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम आयन, इसका नाम वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। K प्लस तो पोटेशियम आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन, ठीक है। Ca प्लस तो कैल्शियम आयन हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लियर हुआ। तो ये सब क्या होते हैं, अगर हमारे पास जैसे Mg डबल प्लस, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये उनके एज इट इज नाम रहेंगे। तो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो जितने प्लस उतने दो यहाँ लगा दो, दो प्लस है तो दो रखा नीचे, दो माइनस है दो नीचे रखा। अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो दो कट करके क्या हो जाएगा, एक और एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक और एक लिख दें, इसको दो और दो यहाँ रख लो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये एक और एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और एक हो जाएगा। अब इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक का मल्टीप्लाई Ca में होगा तो Ca हो गया, और एक का मल्टीप्लाई CO3 में, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बन गया फॉर्मूला, बस आसान है। फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, और क्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H प्लस, और Cl, हाइड्रोजन का क्या होता है, H प्लस होता है, और Cl का क्या होता है, Cl माइनस होता है। एक प्लस एक माइनस, एक एक लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया। कैल्शियम अब बनेगा क्या, देखो एरो लगा है, यहाँ बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा है ना, ये लगा है। अब यहाँ क्या लगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, तो Ca डबल प्लस और Cl माइनस, क्लोराइड का क्या होगा, Cl माइनस। तो देखो दो यहाँ रखो और एक यहाँ रखो, जितने प्लस उतना नीचे रख लो। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Ca, और यहाँ वन का मल्टीप्लाई होगा तो वन लिखने की जरूरत, और Cl2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2Cl मत लिखना, 2Cl नहीं लिखा जाता है, यहाँ Cl। अगर यहाँ एक है, अगर पॉली एटॉमिक होगा तो हमें भी ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के बाहर रखेंगे, क्या रखेंगे, ब्रैकेट लगा के। तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब हमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन, CO2 हो गया। और साथ में क्या निकला है बेटा, वाटर निकला है, क्या निकला है, वाटर निकला है। वाटर का फार्मूला होता है H2। अब बताओ इस केमिकल रिएक्शन को लिखने में क्या जरा सी भी तकलीफ हुई, नहीं। अगर आप लोग ये सब माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 2 सेकंड का खेल है। जैसे अब देखो इस सबको नोट कर लेना, जिसको नोट करना हो, बाकी मैं इसको मिटा। अब देखो इसको हमें लिखना है, फॉर्मूले क्या करना है, लिखना है, फॉर्मूले लिख के इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लिखें कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, HCl हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और प्लस साथ में क्या हो गया, वाटर हो गया, H2। बस अब इसको हमें बैलेंस करना है।
क्या करना है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बस अपना हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो सी ए इस तरफ एक है, इस तरफ एक, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ 2 हैं और इस तरफ 1 है। कार्बन देखो बेटा, कार्बन इस तरफ 1 है और कार्बन इस तरफ 1 है, 1-1 है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, तो कार्बन और कैल्शियम ये दोनों बैलेंस्ड हैं ऑलरेडी। हमारे पास क्या अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो 3 इस तरफ हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, 1 ये है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हमें सिर्फ Cl और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2 और इस तरफ Cl कितने हैं, Cl हैं 2। इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 1 और Cl कितना है 1। अब हमें दोनों को 2-2 करना है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ सीधे 2 का मल्टीप्लाई क्या कर दें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें। हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए और यही तो हमारा अनबैलेंस है, बस बैलेंस हो गई। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसे ही आप लोगों को सारे के सारे ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पहले फॉर्मूले लिखो और फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहो ज़बरदस्त तरीके से, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो, क्योंकि आप नहीं लगोगे तो कुछ नहीं होगा। एक तरफा मेहनत से कुछ नहीं, ठीक है। मेहनत जब दोनों तरफ से होगी तभी रंग लाएगी। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।